जब अपने ही खून के रिश्ते आपकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए दरवाजे पर दस्तक दे तो इंसान कहाँ जाए। विकास के लिए वह सुबह एक ऐसी ही कयामत लेकर आई थी। घर में रोज की तरह एक शांत और सुकून भरा माहौल था। विकास अपनी दुकान पर जाने के लिए तैयार हो रहा था और उसकी पत्नी सुनीता रसोई में नाश्ता बना रही थी। दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि अगले ही पल उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाले मेहमान उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान लेकर आ रहे थे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। 35 साल का विकास, जो हर रोज सुबह 7 बजे अपनी उस छोटी सी परचून की दुकान पर पहुंच जाता था और रात 9 बजे तक मेहनत करके अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता था। दुकान जाने के लिए विकास ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा, तभी सामने एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से उसकी दोनों बहनें सीमा और रेखा उतर रही थीं। दोनों को एक साथ इतने महीनों बाद अचानक अपने सामने देखकर विकास की आंखों में आश्चर्य और खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वह लगभग दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। अरे सीमा, रेखा, तुम दोनों एक साथ बिना बताए। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। हाँ भैया, सोचा आपको सरप्राइज दें, बड़ी बहन सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में वो पुरानी वाली गर्मजोशी नहीं थी। बहुत अच्छा किया, चलो अंदर चलो, आज तो मेरा दिन बन गया। विकास ने दोनों के बैग उठाए और उन्हें घर के अंदर ले जाने लगा। उसकी आवाज घर के आंगन में गूंजी, सुनीता। अरे सुनीता, देखो तो कौन आया है। रेखा और सीमा आए हैं। रसोई से हाथ पोंछती हुई सुनीता बाहर निकली और अपनी नंदों को देखकर उसके चेहरे पर भी खुशी की चमक आ गई। वो आगे बढ़कर दोनों से बड़े प्यार से मिली। प्रणाम दीदी, कैसे हैं आप सब? घर पर सब लोग कैसे हैं? हम ठीक हैं भाभी, रेखा ने संक्षिप्त जवाब दिया। उसकी आवाज में औपचारिकता थी। विकास ने अपना दुकान जाने का इरादा तुरंत बदल दिया। मैं आज दोपहर बाद ही दुकान पर जाऊंगा। बड़े दिनों बाद मेरी बहनें एक साथ आई हैं। सुनीता, इनके लिए कुछ बढ़िया सा खाना बनाओ, लेकिन उससे पहले चाय बना दो। मैं बाजार से जलेबी और समोसे लेकर आता हूँ। अरे नहीं भैया, इसकी क्या जरूरत है, सीमा ने कहा, लेकिन विकास कहाँ सुनने वाला था। वह खुशी से चहकता हुआ घर से निकल गया। उनकी माँ सुमित्रा जी, जो अपने कमरे में लेटी हुई थी, आवाजें सुनकर उठ बैठी। सुनीता उन्हें सहारा देकर व्हीलचेयर पर बैठाकर बाहर ले आई। अपनी दोनों बेटियों को एक साथ देखकर उनकी बुरी आंखों में एक नई चमक आ गई और उन्होंने दोनों को गले से लगा लिया। अरे मेरी बच्चियां आई हैं। चलो, इतने महीनों बाद आखिरकार तुम्हें अपनी बीमार माँ की याद तो आए, वरना अपने घर परिवार में तुम दोनों इस कदर उलझ गई हो कि एक फोन तक करने की फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा किया जो आज आ गई। बहुत याद कर रही थी मैं तुम दोनों को। सुनीता ने तुरंत पानी लाकर दिया और उनकी खातिरदारी में जुट गई। घर का माहौल उत्सव जैसा हो गया था। विकास बाजार से गर्मागर्म नाश्ता लेकर लौटा। सब आंगन में बैठकर बातें करने लगे। विकास अपनी बहनों के साथ पुराने दिनों को याद करके हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। दोनों बहनें हंस तो रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता और एक अनकहा बोझ था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उसने कई बार उनसे पूछने की सोची कि सब ठीक तो है, लेकिन हर बार यह सोचकर चुप हो जाता कि शायद सफर की थकान होगी। करीब 1 घंटे की बातचीत के बाद अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। बड़ी बहन सीमा ने एक गहरी सांस लेते हुए पहले रेखा की ओर देखा और फिर विकास की आंखों में सीधे देखते हुए बोली, भैया, हम आज यहाँ एक बहुत जरूरी बात करने आए हैं। उसकी आवाज में ऐसी गंभीरता थी जिसने विकास के दिल में एक अनजानी सी सिहरन पैदा कर दी। हाँ हाँ, बोलो सीमा, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? सीमा ने अपनी छोटी बहन रेखा की ओर देखा, जैसे उससे सहमति मांग रही हो, और फिर बोली, भैया, पिताजी के इस मकान और दुकान पर हमारा भी हक है और कानून हमें ये हक देता है। हमें अपना हिस्सा चाहिए। ये वाक्य किसी बम की तरह घर की शांति पर गिरा। एक पल के लिए वहाँ गहरा सन्नाटा छा गया। विकास को लगा जैसे उसके कानों ने धोखा खाया है। वह अपनी बहन की ओर देखता रह गया, अविश्वास से, सदमे से। क्या क्या कह रही हो तुम? उसकी आवाज कांप रही थी। रेखा ने आगे बढ़कर ENCHA कर कहा। उसकी आवाज में भी वही कठोरता थी। भैया, हम स्पष्ट बात कर रहे हैं। 2005 के हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार बेटियों का भी बेटों के बराबर अधिकार है पैतृक संपत्ति पर, और यह मकान हमारे पिताजी की कमाई से खड़ा किया गया है। जिस दुकान के आप अकेले मालिक बने बैठे हो, वह दुकान भी हमारे पिताजी ने खरीदी थी। विकास के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वह कांपते हुए बोला, नहीं सीमा, वह दुकान मेरे बच्चों के मुंह का निवाला है, और यह घर, ये हमारा ठिकाना है।
हम सब कहाँ जाएंगे वो सब हम नहीं जानते, हमें तो बस हमारा हिस्सा चाहिए, सीमा ने जवाब दिया। चुप हो जा सीमा, एक शब्द और नहीं। इससे पहले कि विकास की बहनें कुछ और कह पाती, एक दहाड़ ने पूरे घर को कंपा दिया। यह आवाज उनकी बूढ़ी माँ सुमित्रा की थी। अपनी बेटियों की बात सुनकर उनके अंदर जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा था। हिस्सा? कैसा हिस्सा चाहिए तुम दोनों को? क्या तुम भूल गई कि यह घर और दुकान किसकी बदौलत बच पाए? तुम्हारे भाई की बदौलत। सीमा ने कुछ कहने की कोशिश की। माँ, आप नहीं समझेंगी। मैं नहीं समझूंगी। माँ की आवाज और तेज हो गई। अरे, मुझसे ज्यादा कौन समझेगा तुम्हें? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारे इस भाई ने तुम्हारे लिए क्या क्या त्याग किए हैं? जब तुम्हारे बाप का साया सिर से उठा था तब यह विकास सिर्फ 18 साल का था। इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपने सपने छोड़ दिए ताकि तुम दोनों पढ़ सको। इसने अपनी जवानी इस दुकान के गल्ले पर बैठकर गुजार दी ताकि तुम्हारी शादियों में कोई कमी न रह जाए। सुमित्रा जी की आवाज कांप रही थी। तुम दोनों की शादियां यूं ही नहीं हो गई। अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया था उसने। लोगों से कर्ज लिया था ताकि तुम दोनों अपने ससुराल में सिर उठाकर रह सको, ताकि तुम्हारे ससुराल में तुम्हें कोई यह न कहे कि तुम्हारे मायके वालों ने शादी में कोई कमी छोड़ दी। और आज तुम उसी भाई से उसका घर और दुकान छीनने आए हो। सुमित्रा हांफने लगी। सुनीता ने दौड़कर उन्हें संभाला। पूरे आंगन में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। विकास की आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ के इन भावनात्मक शब्दों का दोनों बेटियों पर कोई असर नहीं हुआ। सीमा ने बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया, माँ, भैया ने जो किया वह उनका फर्ज था। एक भाई अपनी बहनों के लिए जो करता है भैया ने वही किया, और हम यहाँ कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हम अपना कानूनी हक मांग रहे हैं। ये सुनकर विकास अंदर तक टूट गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर भोंक दिया हो। जिन बहनों की एक मुस्कान के लिए उसने अपनी अनगिनत जरूरतें मार डाली थी, जिनकी खुशियों के लिए उसने अपनी जवानी दुकान के गल्ले पर बैठकर गुजार दी थी, आज वही उसे पराया कर रही थी, उसे बेघर करने पर तुली थी। तभी सीमा का फोन बज उठा। वह उठकर आंगन के कोने में जाकर बात करने लगी। दूसरी तरफ उसका पति था। हाँ, कह दिया है। नहीं, अभी मान नहीं रहे। आप चिंता मत करो, अपना हिस्सा तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। ये भी कोई बात हुई भला? वह इतने बड़े घर और चलती हुई दुकान पर बैठकर मजे कर रहा है और हम यहाँ घर में घुट घुट कर गुजारा करें। मैं लेकर ही रहूंगी अपना हिस्सा। इतनी बात करके वह वापस आकर बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके चेहरे पर कठोरता के अलावा कोई भाव नहीं था। सुमित्रा जी ने एक और कोशिश की। देखो बेटी, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। तुम्हारी हर परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ा रहा। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद उसने अकेले इस घर को संभाला, मेरा ख्याल रखा। मेरी बीमारी पर इतना खर्च हो रहा है लेकिन आज तक उसने उफ तक नहीं की। तुम्हारी भाभी भी मेरा पूरा ख्याल रखती है। तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए था कि तुम्हारा मायका आबाद है। उल्टा तुम उससे जायदाद में हिस्सा मांग रही हो। कुछ तो शर्म करो। लेकिन दोनों बहनों ने एक न सुनी। वे जैसे अपना जमीर और सारी शर्म अपने घर पर छोड़कर आई थी। भैया, इमोशनल होने से कुछ नहीं होगा। हमें पैसे की जरूरत है। हमारे भी बच्चे हैं, उनका भी भविष्य है। आप ये घर और दुकान बेच दीजिए। जो भी पैसा मिलेगा हम तीनों बराबर बांट लेंगे। बेच दूं? विकास ने अविश्वास से पूछा। अपने पिता की निशानी को बेच दूं? अपनी माँ, अपनी बीवी, बच्चों के साथ बेघर हो जाऊं? अगर बेचना नहीं है तो आप हमें हमारे हिस्से के बराबर पैसे दे दीजिए, रेखा ने कहा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर एक हफ्ते के अंदर आपने कोई फैसला नहीं लिया तो हमें मजबूरन कोर्ट जाना पड़ेगा। ये शब्द सुनकर विकास के कानों में सनसनी दौड़ गई। उसका अपना खून, उसकी अपनी बहनें उसे कोर्ट में घसीटेंगी। उसी आंगन में जहां कुछ देर पहले वह अपनी बहनों के आने की खुशी में नाच रहा था, अब वह अपने ही परिवार के टुकड़ों को बिखरते हुए देख रहा था। दोनों बहनें अपनी बात कहकर वहां से निकल गईं। विकास वहीं जमीन पर बैठ गया। सुमित्रा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बुदबुदाई, हे भगवान, यह क्या हो गया? मुझे नहीं पता था कि मैंने बेटियां नहीं, नागिनें पैदा की थीं, जो आगे चलकर अपने ही भाई को डसने वाली थीं। कुछ दिन किसी तरह गुजर गए। घर में एक अजीब सा मातम पसरा हुआ था। कोई किसी से बात नहीं करता था। विकास दुकान पर तो जाता था लेकिन उसका शरीर वहाँ होता था और आत्मा घर में। उसे अपनी बहनों के कहे हुए शब्द कोट जाते थे, किसी तीर की तरह बार बार दिल में चुभते थे। एक हफ्ते बाद दोपहर की खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, विकास बाबू की चिट्ठी है।
ये डाकिया था, लेकिन उसके हाथ में जो सरकारी लिफाफा था वह कोई चिट्ठी नहीं बल्कि रिश्तों की बर्बादी का फरमान था। कांपते हाथों से विकास ने वह लिफाफा खोला। अंदर कचहरी की मुहर लगे कागज थे। उसकी आंखों ने जो पढ़ा उस पर दिमाग को यकीन नहीं हुआ। उसकी दोनों सगी बहनों ने उसके खिलाफ संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए मुकदमा कर दिया था। वह कागज का टुकड़ा विकास के हाथ से छूटकर हवा में लहराता हुआ जमीन पर आ गिरा। विकास भी उसके पीछे पीछे बेजान सा वहीं आंगन में पड़ी कुर्सी पर ढह गया। एक पल में उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, जो अक्सर कहते थे, मेरी बेटियां मेरा गर्व है, देखना यह मेरा नाम रोशन करेगी। आज वही बेटियां उनके बनाए हुए घर की नींव हिलाने पर तुली थी। तभी उसे एक धुंधला सा मंजर याद आया। कई साल पहले का वह दिन जब उसकी बड़ी बहन सीमा कॉलेज से लौटते वक्त एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी। वह खून से लथपथ थी। खबर मिलते ही विकास अपनी दुकान के शटर गिराकर पागलों की तरह भागा था। डॉक्टर ने कहा था तुरंत ओ नेगेटिव खून चाहिए, वरना हम इसे नहीं बचा पाएंगे। ओ नेगेटिव एक बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप जो विकास का भी था। उसे याद था, अस्पताल पहुंचकर उसने एक पल भी नहीं सोचा था। थोड़ी ही देर में उसका खून उसकी रगों से निकलकर उसकी बहन की धमनियों में जा रहा था, उसे एक नई जिंदगी दे रहा था। जब तक सीमा को होश नहीं आया, वो उसके बिस्तर के पास बैठा रहा। आज वही बहन जिसकी रगों में उसका दिया हुआ खून दौड़ रहा था, उसी का खून चूसने पर उतारू थी। सिर्फ इन ईंट पत्थरों और कागज के टुकड़ों के लिए। क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी बहन की जान बचाई थी? ये सोचते ही विकास की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वह जमीन पर बैठा हुआ सिसकने लगा। उसकी सिसकियां सुनकर माँ सुमित्रा बाहर आई। जब उन्होंने कोर्ट के नोटिस के बारे में सुना तो वह अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगी। हे भगवान, यह क्या दिन दिखा दिया। जिस बेटी को कोख में पाला वह आज मेरे बेटे की दुश्मन बन गई। इससे अच्छा तो तू मुझे उठा लेता। घर में कोहराम मच गया। विकास को लगा जैसे वह पूरी तरह टूट चुका है, अकेला पड़ गया है। तभी उसकी पत्नी सुनीता ने आगे बढ़कर उसके कंधों पर हाथ रखा। जब विकास ने उसकी तरफ देखा तो सुनीता की आंखों में आंसू नहीं, एक अजीब सी हिम्मत थी। उसने विकास का हाथ मजबूती से थामा और बोली, आप घबराए मत, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। हम सब मिलकर इस तूफान का सामना करेंगे। सुनीता ने जमीन पर पड़े उन कागजों को उठाया और विकास की आंखों में आंखें डालकर कहा, उन्होंने कानून का रास्ता चुना है तो हम भी कानून के जरिए ही लड़ेंगे। भगवान से बड़ा कोई न्याय करने वाला नहीं है। उन्होंने हमारे साथ गलत किया है, न्याय तो होकर रहेगा। सुनीता के इन शब्दों ने विकास को थोड़ी हिम्मत दी, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। जिस दिन का डर विकास के दिल में पिछले एक हफ्ते से बैठा था, वह दिन आज था। विकास अदालत के कटघरे में एक मुजरिम की तरह खड़ा था। हाँ, एक मुजरिम जिसका गुनाह ये था कि उसने अपनी बहनों से बेइंतहा प्यार किया था। उसका गुनाह ये था कि उसने अपना सब कुछ उनकी खुशियों पर लुटा दिया था। और ठीक उसके सामने वाले कटघरे में खड़ी थी उसकी दोनों बहनें, सीमा और रेखा। उनके चेहरों पर न कोई शिकन न कोई पछतावा। उनकी आंखों में बस एक जिद थी, अपना हक पाने की। विकास ने जब उन्हें देखा तो खुद से ही सवाल कर बैठा, क्या ये वही बहनें हैं जिन्हें अपनी उंगली पकड़ाकर मैं मेले घुमाने ले जाता था? क्या ये वही बहनें हैं जो बचपन में मेरे पीछे पीछे भैया भैया कहकर दौड़ती थी? अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। दोनों पक्षों के वकील जज साहब के सामने अपना अपना पक्ष रख रहे थे, दलीलें दे रहे थे। तभी जज साहब, एक अनुभवी और समझदार बुजुर्ग, ने अपनी नजरें विकास पर गड़ाई और पूछा, मिस्टर विकास, जब कानून ने बेटियों को उनके पिता की संपत्ति में बराबर का हक दिया है, तो आप उन्हें उनका हक देने से इनकार क्यों कर रहे हैं? सुनकर विकास की आंखें भर आई। उसने खुद को संभाला और कहा, जज साहब, मैं अपनी बहनों को उनका हक देने से इनकार नहीं कर रहा। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर के दर्द को बाहर निकाल रहा हो, और बोला, लेकिन मेरी बहनें उस दुकान में हिस्सा मांग रही हैं, जिससे मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमा पाता हूँ। उस दुकान से मेरी और मेरे परिवार की जरूरतें पूरी होती हैं। विकास की आवाज अब कांप रही थी। जज साहब, वे उस मकान में हिस्सा मांग रही हैं, जो मेरी बूढ़ी और बीमार माँ का और मेरे बच्चों का एकमात्र ठिकाना है। अगर यह भी बढ़ गया तो हम सब कहाँ जाएंगे, जज साहब? उसकी आंखों से अब आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने अपनी बात जारी रखी। माय लॉर्ड, मैं सिर्फ 16 साल का था जब मेरे पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी थी। वह दुकान पर नहीं जा सकते थे।
उस कच्ची उम्र में जब मेरे हम उम्र बच्चे खेल कूद में मस्त रहते थे, अपना भविष्य संवारने के लिए पढ़ते लिखते थे, मैं दुकान के गल्ले पर बैठा करता था। मैंने अपने पिता की अंतिम सांस तक उनकी सेवा की, रात रात भर जागकर, और साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी संभाली। विकास ने अपनी बहनों की तरफ देखा और कहा, मैंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी ताकि मैं अपनी बहनों की पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं भले ही 12वीं भी पास नहीं कर पाया, लेकिन मैंने अपनी दोनों बहनों को कॉलेज में उच्च शिक्षा दिलवाई ताकि उन्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस न हो। पिताजी की मृत्यु के बाद पूरी कोशिश की कि घर के किसी सदस्य को उनकी कमी महसूस न हो। मैंने इनकी शादियों पर अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया, लोगों से ब्याज पर पैसे उठाए, लेकिन इनकी शादी में कोई कमी नहीं आने दी। आज मैं एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ और ये दोनों अपने घरों में ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हैं। लेकिन जज साहब, आज तक तो मैंने अपनी ही खुशियों का त्याग किया, लेकिन क्या अब अपने परिवार को भी सारी खुशियों से वंचित कर दूं? तभी विपक्षी वकील, जो एक तेज तर्रार और कठोर दिखने वाला व्यक्ति था, कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। उसने व्यंग भरे अंदाज में कहा, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इसमें गिनवाने वाली क्या बात है? जो भी इन्होंने किया वह हर बेटा और भाई अपने परिवार के लिए करता है। इन्होंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, ये तो इनका कर्तव्य था। ये सुनकर विकास के वकील तुरंत खड़े हुए। आई ऑब्जेक्शन। मेरे विद्वान मित्र शायद भूल रहे हैं कि कर्तव्य दोनों तरफ से होता है। मेरे मुवक्किल ने अपनी बड़ी बहन सीमा की शादी में आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए और छोटी बहन रेखा की शादी में 7 साल पहले 14 लाख रुपए खर्च किए थे। ये रकम किसी भी आम इंसान के लिए कोई छोटी रकम नहीं है, खासकर उसके लिए जिसकी आमदनी सीमित हो। यहाँ तक कि इनकी शादी के बाद भी हर तीज त्योहार पर खूब दिया। किसी सुख दुख में यह अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटे। जज साहब ने इस बात पर सहमति में सिर हिलाया। विकास के वकील ने आगे कहा, माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल का परिवार आज भी साधारण सी जिंदगी जी रहा है। आज भी इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जबकि इनकी दोनों बहनें पौष इलाके में रहती हैं। लेकिन इन सब बातों का सीमा और रेखा पर कोई असर नहीं हो रहा था। सीमा ने फिर वही बेशर्मी और ठंडेपन से कहा, जज साहब, इन इमोशनल बातों से कुछ नहीं होता। हम सिर्फ वही मांग रहे हैं जो कानून हमें देता है। आप हमें हमारे अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। ये सुनकर विकास के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं, एक तूफान बह रहा था। उसने कटघरे को पकड़कर जोर से झटका दिया और लगभग चीखते हुए कहा, जज साहब, जिस समय मेरी बड़ी बहन के पति का व्यापार डूबा था और उन पर लाखों का कर्ज हो गया था, तब इन्होंने मदद के लिए किसे पुकारा था? मुझे। उस वक्त मैंने अपने इसी घर पर, जिसे आज ये हड़पना चाहती हैं, बैंक से कर्ज लेकर उनकी मदद की थी। उस कर्ज की किस्तें मैं आज तक भर रहा हूँ। 2 महीने की किस्त अब भी बाकी है। उसने अपनी छोटी बहन रेखा की ओर अपनी कांपती हुई उंगली उठाई। और तू रेखा, जब तेरा बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था और डॉक्टरों ने कहा था कि तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो बच्चा नहीं बचेगा, इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत थी, तो तूने किसके दरवाजे पर दस्तक दी थी? विकास की आवाज अब लड़खड़ा रही थी। मेरी पत्नी सुनीता ने एक पल भी सोचे बिना अपनी शादी के सारे गहने, जो उसकी माँ ने उसे दिए थे, मेरे सामने लाकर रख दिए थे। उसने कहा था, बच्चे की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। मैंने उन गहनों को गिरवी रखकर तेरी मदद की थी। जज साहब, वो गहने मैं आज तक छुड़ा नहीं पाया हूँ। आज भी वे सुनार की दुकान पर पड़े हैं। आप देख लीजिए, मेरी पत्नी के हाथों में गहनों के नाम पर कांच की चूड़ियां हैं, जबकि मेरी दोनों बहनों के हाथों में सोने के कंगन। अदालत में मौजूद हर शख्स को विकास की बातों में सच्चाई दिखाई दी। भीतर तक टूट चुका विकास अपने घुटनों पर बैठ गया और फूट फूट कर रो पड़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी पत्नी सुनीता, जो सामने कुर्सी पर बैठी थी, अपना चेहरा अपनी साड़ी के पल्लू से ढककर रोने लगी। अदालत में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम थीं। जज साहब ने अपना चश्मा उतारा और अपनी आंखों को पोंछा। फिर उन्होंने बड़ी गंभीरता से सीमा और रेखा की ओर देखा और पूछा, क्या ये बात सही है? क्या आपके भाई ने आपके पति के व्यापार को बचाने के लिए अपने घर पर लोन लिया? क्या उनकी पत्नी ने अपने गहने आपके बच्चे की जान बचाने के लिए गिरवी रखे? दोनों बहनों की नजरें शर्म से झुक गईं। उनके चेहरे सफेद पड़ गए। वे कुछ बोल नहीं पाईं। रेखा ने बस हल्का सा हाँ में सिर हिला दिया। जज साहब ने यह बात नोट की। फिर दोनों पक्षों के वकील बहस करने लगे और जज साहब ने उस दिन की कार्यवाही को वहीं स्थगित कर दिया और अगली तारीख दे दी। जब विकास अदालत से घर लौटा, उसकी मां सुमित्रा जी, जो दरवाजे पर ही उसकी राह देख रही थी,
उसके उतरे हुए बेजान चेहरे को देखकर ही सब कुछ समझ गई। विकास ने किसी की तरफ नहीं देखा। वह एक जिंदा लाश की तरह चलता हुआ अपने कमरे में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर खामोशी रही और फिर कमरे के अंदर से सिसकियों की आवाज आने लगी, जो धीरे धीरे रुदन में बदल गई। वह बिस्तर पर मुंह के बल लेटकर रो रहा था। आज उसका सारा संयम, सारा धैर्य, सारा दर्द आंसुओं के रास्ते बाहर निकल रहा था। उसे अपनी बहनों के पत्थर जैसे चेहरे याद आ रहे थे। उसे विपक्षी वकील का व्यंग याद आ रहा था। वह बिल्कुल बेबस हो चुका था। दरवाजे के बाहर खड़ी सुनीता और सुमित्रा जी का दिल बैठा जा रहा था। उन्होंने आज तक विकास को ऐसे टूटते हुए कभी नहीं देखा था। ये वह इंसान था जो पूरे परिवार के लिए एक चट्टान की तरह खड़ा रहता था और आज वह चट्टान रेत की तरह बिखर रही थी। तभी 8 साल का रोहन और 6 साल की रिया, जो स्कूल से आकर अपने पापा का इंतजार कर रहे थे, कमरे के दरवाजे तक आए। उन्होंने दरवाजे की खिड़की से अपने पापा को रोते हुए देखा तो उनकी छोटी सी दुनिया में जैसे भूचाल आ गया। वे अपने पापा को भगवान मानते थे, एक सुपर हीरो जो कभी कमजोर नहीं पड़ सकता। उन्हें रोता देख दोनों की आंखें भर आई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। पापा खोलो प्लीज। कुछ देर बाद विकास ने दरवाजा खोल दिया। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंदर चले गए। दोनों के नन्हे हाथों में उनकी मिट्टी की गुल्लक थी, लाल रंग की, जिसमें वे पिछले 1 साल से टॉफी, चॉकलेट और खिलौनों के लिए मिले जेब खर्च के पैसे जोड़ रहे थे, किसी मेले में जाने के लिए, कोई बड़ा सा खिलौना खरीदने के लिए। रोहन ने अपने पापा के पास जाकर बड़े ही मासूम चेहरे के साथ उनका हाथ छुआ और पूछा, पापा आप रो क्यों रहे हैं? विकास ने अपने आंसू पोंछकर अपने बच्चों की तरफ देखा। उनकी मासूम आंखों में अपने लिए चिंता देखकर उसका दिल और ज्यादा फट पड़ा। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस उन्हें देखता रहा। तभी रिया ने अपनी तोतली आवाज में कहा, पापा वो दोनों बुआ पैसों के लिए ही आपको परेशान कर रही है ना? मैंने आपको और मम्मी को बात करते हुए सुना था। विकास चुप रहा। इस सवाल का वह क्या जवाब देता। तभी रोहन ने अपनी और रिया की गुल्लक आगे बढ़ाते हुए कहा, पापा आप परेशान मत हो, आप हमारी ये दोनों गुल्लक ले लीजिए, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। आप ये सारे पैसे बुआ को दे दीजिए और उनसे कहिए कि वह आपको और परेशान न करें। पर आप प्लीज रोइए मत, हमें अच्छा नहीं लगता जब आप रोते हैं। बच्चों के मुंह से यह बात सुनकर विकास का दिल जैसे सीने से बाहर आ गया था। एक तरफ उसकी सगी बहनें थीं, जिन्हें लाखों रुपए देने के बाद भी उनका लालच खत्म नहीं हो रहा था, और दूसरी तरफ उसके यह मासूम बच्चे थे जो अपने पिता की एक मुस्कान के लिए अपनी छोटी सी जमा पूंजी, अपनी जान से भी प्यारी गुल्लक एक पल में कुर्बान करने को तैयार थे। विकास और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने दोनों बच्चों को खींचकर अपनी छाती से लगा लिया और रोने लगा। वह उनके सिर को चूम रहा था, उन्हें भी रहा था जैसे उन मासूम बच्चों से वह अपनी खोई हुई हिम्मत वापस पाना चाहता हो। दरवाजे पर खड़ी सुनीता अपने पति के दर्द पर रो रही थी। विकास अपनी किस्मत पर रो रहा था। माँ अपनी कोख पर रो रही थी और वह दो मासूम बच्चे, वह सिर्फ इसलिए रो रहे थे क्योंकि उनका सुपर हीरो, उनका पापा, रो रहा था। अदालत की अगली कार्यवाही की तारीख आई। वकीलों में फिर से तीखी बहस शुरू हुई। विकास का वकील उसकी मजबूरियों और त्याग की दलीलें दे रहा था, तो विपक्षी वकील की आवाज अदालत में गूंजी, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये कोर्ट है, कोई डेली सोप का ड्रामा नहीं। बहस अपने चरम पर थी। माहौल में एक तनाव था। जज साहब दुविधा में थे। कानून और इंसानियत के बीच का फासला उन्हें साफ नजर आ रहा था। तभी अदालत का दरवाजा एक चरमराती हुई आवाज के साथ खुला। सबका ध्यान उस ओर गया। एक व्हीलचेयर पर एक कमजोर लेकिन दृढ़ संकल्प वाली बूढ़ी औरत अंदर दाखिल हो रही थी। ये सुमित्रा जी थीं। उनके पीछे उनकी बहू सुनीता खड़ी थी, जिसके चेहरे पर चिंता और मजबूती का मिला-जुला भाव था। सुमित्रा जी की एंट्री ने पूरे कोर्ट रूम में एक खामोशी ला दी। विपक्षी वकील ने उन्हें देखते ही एक मौका भांप लिया। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला, ये देखिए जज साहब, नया पैतरा। जब इमोशनल कहानियों से काम नहीं बना तो अब अपनी बीमार माँ को ही अदालत में ले आए। इमोशनल ब्लैकमेलिंग की एक और कोशिश। ये सुनकर सुमित्रा जी, जो अब तक खामोश थीं, ने अपनी नजरें उठाई। उन्होंने व्हीलचेयर से ही अपनी कांपती हुई लेकिन मजबूत आवाज में कहा, नहीं वकील साहब, मैं यहाँ अपने बेटे की वकालत करने या किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ अदालत के सामने पूरा सच रखने आई हूँ, और सच यह है कि मेरा बेटा एक निहायत शरीफ और भला इंसान है, जो कभी किसी का हक मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपनी बेटियों की ओर देखा और कहा, सच यह है कि इसने शादी के बाद भी हर कदम पर अपनी इन बहनों की मदद की।
लेकिन जब इसे मदद की जरूरत पड़ी तो कोई आगे नहीं आया। मेरी बीमारी पर विकास अब तक लाखों रुपए खर्च कर चुका है। उसके पास पैसे नहीं थे, तब भी उसने कर्ज लेकर मेरा इलाज करवाया। लेकिन मेरी ये लाडली बेटियां, जिन्हें आज संपत्ति में हिस्सा चाहिए, एक बार भी ये पूछने नहीं आई कि माँ तुम जिंदा हो या मर गई। उनकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। अगर मेरी बेटियों को मेरे पति की संपत्ति में हिस्सा चाहिए, तो सबसे पहले उन्हें उस कर्ज का हिस्सेदार बनना पड़ेगा जो मेरे बेटे विकास के सिर पर है। क्या वे उस कर्ज में से हिस्सा चुकाएंगी जो इस घर पर लिया गया था उनकी अपनी गृहस्थी बचाने के लिए? क्या वे मेरी बीमारी पर हुए खर्च में हिस्सा देंगी? सुमित्रा जी अब जज साहब की ओर मुड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में फौलाद जैसी मजबूती थी। जज साहब, आप कानून के रखवाले हैं। आप ही बताइए, क्या हक सिर्फ एक तरफा होता है? जब जिम्मेदारियों का वक्त था तो ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि भाई है, उसका फर्ज है। और जब आज संपत्ति की बात आई तो कानून याद आ गया। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अगर फर्ज सिर्फ बेटे का है तो हक भी सिर्फ बेटे का होना चाहिए। जज साहब, अदालत में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया जो किसी तूफान के आने से पहले होता है। विपक्षी वकील के पास कोई जवाब नहीं था। जज साहब ने एक गहरी और तीखी नजर से दोनों बहनों की ओर देखा और उन्हें फटकार लगाई। शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। आपको अपना हक तो याद रहा, लेकिन अपना फर्ज भूल गई। अपने माँ बाप और भाई के प्रति तुम्हारा भी कोई कर्तव्य था। जब जिम्मेदारियों का वक्त था तो तुम कहीं नहीं थी, और जब प्रॉपर्टी की बात आई तो हिस्सा मांगने चली आई। विकास जैसे भाई पर तो बहनें जान छिड़कती हैं और तुम लोग उसकी जान लेने पर उतारू हो। दोनों बहनें सिर झुकाए खड़ी रहीं, लेकिन उनके वकील ने फिर भी हार नहीं मानी और कोई कानूनी नुक्ता निकालकर बहस जारी रखी। अदालत उस दिन के लिए फिर स्थगित हो गई। एक हफ्ते बाद राखी का त्योहार आया, एक ऐसा त्योहार जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते की सबसे बड़ी निशानी होता है। लेकिन विकास के घर में आज कोई त्योहार नहीं था। घर में सुबह से ही एक अजीब सी, दिल को चुभने वाली खामोशी छाई हुई थी। विकास और सुनीता के दोनों बच्चे रोहन और रिया नई पोशाक पहने हुए थे। रिया ने बड़ी खुशी से अपने भाई रोहन की कलाई पर एक छोटी सी राखी बांधी। रोहन ने भी अपनी बहन को तोहफा दिया और उसके सिर पर हाथ रखकर उसकी रक्षा करने का वादा किया। घर में सिर्फ यही एक पल था जिसमें थोड़ी सी जिंदगी नजर आई, लेकिन विकास की कलाई आज सूनी थी। घर में बैठा वह सूनी आंखों से दरवाजे को देख रहा था। हर साल इस वक्त तक उसकी दोनों बहनें सीमा और रेखा घर आ जाती थीं। अगर नहीं आ पाती तो उनकी भेजी हुई राखी का लिफाफा जरूर आ जाता था। लेकिन आज न तो कोई बहन आई थी, न ही राखी भिजवाई गई थी। आज पहली बार उसकी कलाई राखी के धागे के लिए तरस रही थी। सुनीता उसके पास आए और विकास के कंधे पर हाथ रखते हुए एक उम्मीद भरी आवाज में बोली, एक काम कीजिए न, अगर आपकी बहनें नहीं आई तो क्या हुआ, बड़े तो आप हैं, क्यों ना आप ही उनके घर चले जाएं, राखी बंधवाने के लिए। थोड़ी मिठाई भी लेते जाइएगा। हो सकता है त्योहार के इस पवित्र दिन पर उनका दिल पिघल जाए। हो सकता है वो अपनी गलती मान ले। सुनीता की आंखों में एक आस थी कि शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। विकास ने अपनी नम आंखों से सुनीता को देखा। चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला, नहीं सुनीता, अब नहीं। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। उसने अपनी सूनी कलाई को देखते हुए कहा, हम लोगों के बीच अब भाई बहन का रिश्ता कहाँ रह गया है। सारे रिश्ते, सारा प्यार, सब कुछ तो उस अदालत के कटघरे में ही तबाह हो चुका है। अब वह मेरी बहनें नहीं रही सुनीता, अब तो वे सिर्फ वादी हैं और मैं प्रतिवादी। हमारे बीच जो फासले आ चुके हैं, राखी के धागे भी अब उन फासलों को नहीं भर सकते। ये सुनते ही पास के कमरे में लेटी सुमित्रा जी का कलेजा जैसे फट पड़ा। आज फैसले का दिन था, वह दिन जिसके लिए विकास महीनों से इंतजार कर रहा था, या शायद डर रहा था। सुबह का वक्त था। विकास अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा था, बाहर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें कुछ नहीं देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, वो शांति जो तूफान के बाद आती है जब सब कुछ बर्बाद हो चुका हो। सुनीता उसके पास आए और धीरे से बोली, तैयार हो जाए, अदालत के लिए निकलना है। विकास ने बिना मुड़े खिड़की से बाहर देखते हुए ही कहा, सुनीता, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ। सुनीता चौंक गई। आप क्या कह रहे हैं? विकास मुड़ा, उसकी आंखें बुझी हुई थी। मैं आज अदालत में जाकर जज साहब से कह दूंगा कि मुझे ये मुकदमा लड़ना बंद करना है। मैं अपनी बहनों को उनका बराबर का हिस्सा दे दूंगा। घर बेच देंगे, दुकान बेच देंगे और जो भी पैसा आएगा 3 हिस्से कर देंगे।
क्या? सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों का क्या होगा? विकास की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। कहीं न कहीं तो चले जाएंगे। सुनीता, किराए के मकान में रहेंगे, कोई छोटा सा काम धंधा कर लूंगा, लेकिन अब ये सब, यह अदालत, ये वकील, ये मुकदमा मुझसे नहीं सहा जाता। मैं हर रोज अपनी बहनों को अपना दुश्मन बनते हुए नहीं देख सकता। मैं अपनी माँ को रोज रोते हुए नहीं देख सकता। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मैं थक गया हूँ सुनीता, मैं हार मान रहा हूँ। सुनीता का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने पति का हाथ थामा। ठीक है, जो आप सही समझे वही कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा रहूंगी। 2 घंटे बाद अदालत में विकास कटघरे में खड़ा था। उसका चेहरा शांत था। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। दोनों वकीलों ने अपनी अपनी बात रखी। तभी जज साहब ने विकास से सीधे सवाल किया, मिस्टर विकास, आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? अदालत में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें विकास पर थीं। विकास ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में अब एक अजीब सा संयम था। जज साहब, मैं अब ये मुकदमा नहीं लड़ना चाहता। ये सुनते ही पूरा कोर्ट रूम हिल गया। दर्शकों में बैठी सुनीता ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह ढक लिया। सुमित्रा जी, जो व्हीलचेयर पर बैठी थी, का दिल धक से रह गया। विपक्षी वकील के चेहरे पर विजय की मुस्कान आ गई। दोनों बहनों सीमा और रेखा ने एक दूसरे को देखा, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने सही सुना। फिर सीमा धीरे से बोली, अब आया न ऊंट पहाड़ के नीचे। विकास ने आगे कहा, जज साहब, मैं अपनी बहनों को उनका बराबर का हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। मैं घर और दुकान बेच दूंगा, जो भी पैसा आएगा हम तीनों बराबर बांट लेंगे। मुझे बस ये सब खत्म करना है। जज साहब, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहे थे, ने अपना चश्मा उतारा और विकास को बड़े ध्यान से देखा। उनकी अनुभवी आंखों ने विकास की टूटी हुई आत्मा को पढ़ लिया। कुछ पल की खामोशी के बाद जज साहब ने कहा, मिस्टर विकास, क्या आप सच में यह फैसला अपनी मर्जी? विकास की आंखों से आंसू बह निकले। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर झुका लिया। जज साहब ने गहरी सांस ली और बोले, मैं समझ सकता हूँ मिस्टर विकास। मैंने पिछले कई महीनों से इस मामले को देखा है। मैंने आपकी हर सुनवाई में आपकी आंखों में दर्द देखा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं। उन्होंने अपनी आवाज ऊंची की और पूरे कोर्ट रूम को संबोधित करते हुए कहा, मैंने इस पूरे मामले का गहन अध्ययन किया है। मैंने सारे तथ्य देखे हैं, सारे सबूत देखे हैं, और मेरे नजरिए से आपकी बहनों का इस संपत्ति पर कोई नैतिक हक नहीं बनता। ये सुनते ही अदालत में हलचल मच गई। विपक्षी वकील तुरंत खड़ा हुआ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मिस्टर विकास खुद तैयार हैं हिस्सा देने को, और कानून के नजरिए से भी। वकील की बात को काटते हुए जज साहब की आवाज गरजी, मैं कानून को आपसे बेहतर जानता हूँ। हाँ, कानून बेटियों को उनके पिता की संपत्ति में हक देता है, लेकिन क्या कानून ये भी नहीं कहता कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ ले, उसे अधिकार पाने का हक नहीं है? इस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बहनों पर लुटा दी। अपनी पढ़ाई छोड़ी, अपने सपने छोड़े, अपना भविष्य छोड़ा, ताकि उसकी बहनें पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। उसने उनकी शादियों में लाखों खर्च किए, उनके संकट में उनकी मदद की, और आज वही बहनें अपने भाई को बर्बाद करने पर तुली हैं। जज साहब की आवाज में अब गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन उन्होंने रुककर विकास को देखा। मैं ये भी देख रहा हूँ कि यह आदमी टूट चुका है, और अगर मैं आज इसे इसकी मर्जी के खिलाफ जीत दिला दूं, तो शायद ये कभी खुश नहीं हो पाएगा। जज साहब ने एक पल सोचा, फिर उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। मिस्टर विकास अपनी बहनों को बराबर का हिस्सा देना चाहते हैं, तो अदालत इस बात को स्वीकृति देती है, लेकिन एक शर्त पर। जब जज साहब के मुंह से यह शब्द निकले, तो अदालत में मौजूद हर शख्स की सांसें जैसे थम गईं। विकास ने हैरानी से उनकी ओर देखा। उसकी बहनों और उनके वकील के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। जज साहब ने अपनी नजरें सीधे सीमा और रेखा पर गड़ाई और कहा, संपत्ति का बंटवारा होगा, आपको आपका हक मिलेगा। लेकिन जज साहब की आवाज अब और भी ज्यादा गंभीर और धारदार हो गई। बंटवारा सबके सामने होगा। मेरी शर्त यह है कि जिस दिन संपत्ति का बंटवारा होगा, उस दिन आप दोनों को अपने अपने ससुराल से कम 10-10 लोगों को लेकर आना होगा। दोनों बहनों के चेहरे पीले पड़ने लगे। फिर जज साहब बोले, वे लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि आप दोनों बहनें अपने मायके से, अपने उस भाई से जिसने अपनी जिंदगी आप पर कुर्बान कर दी, प्रॉपर्टी में हिस्सा ले रही हैं। और हाँ, जज साहब ने जोर देकर कहा, आपकी नंदों को भी उस समय आना होगा, अपने अपने पतियों के साथ।
आखिर उन्हें भी तो पता लगना चाहिए कि पैतृक संपत्ति में बेटियों और बहनों का भी बराबर का हक बनता है। और सबसे जरूरी बात, जज साहब ने अपनी आवाज और तेज की, आप दोनों को अपने अपने बच्चों को भी साथ लाना होगा, ताकि वे भी अपनी आंखों से देखें कि उनकी माँ अपने मामा से अपना हक कैसे वसूल कर रही है। उन्हें भी तो ये सबक मिलना चाहिए कि कैसे रिश्तों से ज्यादा पैसा अहमियत रखता है। जज साहब ने एक पल रुककर पूरी अदालत को देखा और फिर कहा, अगर आप दोनों ये शर्त मानती हैं, तो मैं आज ही आदेश पारित कर दूंगा कि संपत्ति का बराबर बंटवारा हो। लेकिन अगर नहीं मानती तो यह मामला यहीं खारिज हो जाएगा। यह एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जिसका कोई तोड़ नहीं था, एक ऐसा दांव जिसने बहनों के लालच के महल को एक ही झटके में जमींदोज कर दिया। ये सुनकर तो दोनों बहनें जैसे तिलमिला उठी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आ गया था कि जज साहब ने उन्हें उन्हीं के जाल में फंसा दिया है। अगर उनके ससुराल वालों और खासकर उनकी नंदों को ये पता चल गया कि वे अपने मायके से इस तरह जबरदस्ती हिस्सा ले रही हैं, तो कल को वे भी अपने मायके में हिस्सा मांगने खड़ी हो जाएंगी। और तब सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं को होगी। जिस कानून की आड़ लेकर वे अपने भाई का घर तोड़ रही थी, आज वही नियम और कानून उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। विपक्षी वकील ने छटपटाते हुए कहा, माय लॉर्ड, ये तो सरासर नाइंसाफी है। इस तरह की शर्त का कानून में कोई प्रावधान नहीं है। यह मामले को लटकाने की एक चाल है। जज साहब की आवाज गरज की तरह गूंजी, नाइंसाफी यह है कि एक भाई को उसकी ही बहनें बर्बाद करने पर तुली हो। अगर आपकी मुवक्किल सही है और वे सिर्फ अपना कानूनी हक ले रही हैं, तो उन्हें ये काम सबके सामने करने में क्या ऐतराज होना चाहिए। सच को किसी पर्दे की जरूरत नहीं होती। जज साहब ने दोनों बहनों को सीधे संबोधित करते हुए कहा, यह ऐतराज इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि आप हिस्सा लेना तो जानती हैं, लेकिन हिस्सा देना नहीं चाहती। आप चाहती हैं कि आपको तो मायके से हिस्सा मिले, लेकिन आपकी नंदों को उनके मायके से न मिले। क्यों? क्या कानून सिर्फ आपके लिए है? दोनों बहनें अब सिर झुकाकर खड़ी थीं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। जज साहब ने आदेश दिया, अगली तारीख 15 दिन बाद। उस दिन आप दोनों को मेरी यह शर्त पूरी करके आना है, नहीं तो ये केस खारिज कर दिया जाएगा। उन्होंने अपना हथौड़ा मेज पर पटका। कोर्ट अब स्थगित किया जाता है। दोनों बहनें अपना समूह लिए एक दूसरे को देखने लगी। उनकी जीत की खुशी एक पल में हार के गहरे डर में बदल गई थी। अदालत के बाहर आते ही सीमा के पति का फोन आया। उसने बड़े उत्साह से पूछा, क्या हुआ? फैसला हमारे हक में हुआ या नहीं? मुझे पूरा यकीन है आज तो तुम्हें तुम्हारा हक मिल ही गया होगा। उसी समय छोटी बहन रेखा का भी फोन बजा। उसके पति ने भी वही सवाल पूछा, जल्दी बताओ कितने पैसे मिलेंगे? दोनों बहनें एक दूसरे को देख रही थीं। आज पहली बार उनकी आंखों में लालच नहीं, बल्कि अपनी करनी पर गहरा पश्चाताप था। जज साहब के शब्द, माँ की पीड़ा और अपने भाई का टूटा हुआ चेहरा सब एक साथ उनकी आंखों के सामने घूम गया। सीमा ने कांपती हुई आवाज में अपने पति से कहा, हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। और रेखा ने भी रोते हुए अपने पति से कहा, मैं अपना केस वापस ले रही हूँ। दोनों ने फोन काट दिया। उन्होंने संपत्ति तो नहीं जीती, लेकिन अपनी इंसानियत, अपना सम्मान, अपना भाई और सबसे बड़ी बात अपना मायका सब कुछ हार दिया था। तो दोस्तों, जज साहब ने जो निर्णय सुनाया, क्या वह सही था? कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आप हमारी कहानियां भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी घटनाएं या कोई अनुभव हुए हैं जिसे आप चाहते हैं कि हम कहानी के रूप में सबके सामने लाएं, तो आप हमें जरूर लिख भेजें। धन्यवाद।